डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 13.5। प्रश्नावली 13.5। तो इसी वीडियो में जो है हम कंप्लीट प्रश्नावली आपकी 13.5 को बताएंगे। सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें 7 प्रश्न आपके दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? 7 प्रश्न दिए गए हैं। तो सातों प्रश्नों को जो है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक प्रश्न आपको बारीकी से अच्छी तरह से समझा दूंगा, लेकिन आपको यह ध्यान में रखकर नहीं इसे देखना है। आपने देखा होगा आपके गणित में लिखा है प्रश्नावली 13.5, उस पर स्टार लगा है और कोष्टक में लिखा ऐच्छिक और नीचे आपका दिया गया स्टार, यानी यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो यह बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि यह प्रश्नावली हमारी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। इस प्रश्नावली से हमारी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, तो हमें इसे नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है, इसे दिमाग से आपको निकाल देना है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर मनोहर की आपकी बुक आती है, आपने देखी होगी, उसमें यही प्रश्न आपको मिलेंगे, वो एक्सरसाइज के अंतर्गत मिलेंगे और कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो ये तो आपका निश्चित नहीं है कि जो आपका पेपर बन के आएगा वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनकर आएगा। वो आपका एनसीईआरटी की बुक जो आप ये चल रही है इससे भी हो सकता है, मनोहर की गणित से भी हो सकता है, मास्टरमाइंड से भी हो सकता है, राजलक्ष्मी से भी हो सकता है, मतलब जो भी प्रकाशन है सभी से मिलकर बनता है। सही है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल देंगे कि ये हमारी ऐच्छिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए इसे आप हल्के में लेंगे। एक बात और आप गौर करेंगे, जो ऐच्छिक में आपके प्रश्न मिलते हैं आप हमेशा देखेंगे किसी भी चैप्टर में जो आपकी प्रश्नावली ऐच्छिक है, ऐच्छिक में जो आप प्रश्न देखेंगे वो हमेशा दूसरी प्रश्नावलियों से जो है वो थोड़े जटिल प्रश्न होंगे, थोड़े कठिन प्रश्न होंगे। अब इसी चैप्टर की यदि हम बात करें, प्रश्नावली 13.1 से लेकर प्रश्नावली 13.4 तक आपने पढ़ी है, एक एक क्वेश्चन हमने आपको बताया है। लेकिन यह जो आपकी प्रश्नावली 13.5 ऐच्छिक, इसे आप देखेंगे अगर तो आपके प्रश्न प्रश्नावली 13.1 से और 4 के बीच से जो प्रश्न है उनसे थोड़े जटिल, उनसे थोड़े कठिन प्रश्न है, थोड़े अलग हटके प्रश्न है। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 49% से अधिक, लगभग 50% मानो, 50% ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जुड़े हैं हमसे जो हमारे वीडियो को पर डे देखते हैं, हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से आप जो है हमारा बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है। आपके पास से तो कुछ नहीं जाएगा, हम आपसे फीस नहीं लेते हैं, ना तो कोई ज्वाइन मेंबरशिप लेते हैं, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है और हम अच्छी तरह से आपको वैसे भी समझाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। तो आप देख रहे होंगे, हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं उसमें से 49.2%, 50, लगभग 85 करीबन मानो, 49 से अधिक, लगभग 50 आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को पढ़ देखते हैं, समझते हैं हमारे क्वेश्चन को, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे, समझ सकेंगे। कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक। सारे क्वेश्चन जो है मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। एक ही वीडियो में आपकी पूरी प्रश्नावली जो 13.5 ऐच्छिक है इसे समाप्त कर दूंगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है व्यास 3 mm वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया। अगर क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो फिर कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट जो पहले दिया गया है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करते हैं, उसे सोल्व करते हैं।
तो इधर से आप पहले चित्र की तरफ गौर करेंगे। 12 सेंटीमीटर लंबे यानी ऊंचाई हो 12 सेंटीमीटर, सही है, और 10 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन है जिसके ऊपर 3 mm व्यास का एक तार लपेटा जाता है, यानी जो ये तार इस प्रकार, सही है, ये इस प्रकार चक्रों में लपेटा जाएगा। व्यास यानी ये तार का जो व्यास है ये जो है, सही है, ये तार के जो ये फिंदे जैसे हैं वो कितना है 3 mm, सही है। तो यहाँ से एक बात आप समझेंगे, जो तार जो है जब ये लपेटेंगे, तार का व्यास कितना है, तार की जो मोटाई है, तार आपने देखा होगा, सही, मोटाई जो गोलाई तार की होगी वो 3 mm टोटल होगी। तो जब हम एक चक्कर लेंगे, जब हम तार का एक लपेटा लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे बेलन के ऊपर, तो वो कितना घेर लेगा, 3 mm ऊंचाई को घेर लेगा। समझ गए आप? इस प्रकार से ये देखिए, जब हम एक बार तार का चक्कर लगाएंगे, चारों तरफ लपेटेंगे, तब वो 3 mm ऊंचाई को घेर लेगा, बेलन की 3 mm ऊंचाई को। इसी प्रकार जब हम 2 चक्कर लगाएंगे तो 6, 3 लगाएंगे 9, 4 लगाएंगे 12, इसी प्रकार जितने भी चक्कर लगाएंगे, सही है, एक चक्कर जो है वो बेलन के 3 mm ऊंचाई को घेर लेगा। यहां से समझ गए? यदि हम चक्रों की संख्या निकालना चाहें, यानी क्योंकि बेलन के टोटल इस पर चक्कर हैं, सही है, तो कितने चक्कर तार के लपेटे गए हैं, तो टोटल चक्रों की यदि हम संख्या निकालना चाहें तो पहले तो यहाँ तो ये देखिएगा जो दिया गया है वो हमने लिख लिया है यहाँ से कि तांबे के तार का व्यास, ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तांबे के तार का व्यास कितना है 3 mm, सही है, मिलीमीटर। बेलन की लंबाई जिसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर, सही है। यहाँ से ये हमने समझा भी दिया है आपको, वही हमने लिख दिया है। चूंकि एक बार लपेटने में तार बेलन के 3 mm ऊंचाई को ढक लेता है, एक बार लपेटने में, समझ गया आप अच्छी तरह से? एक बार लपेटने में तार जो है वो बेलन के कितने 3 mm ऊंचाई को ढक लेता है, सही है। इसलिए यहां से हम निकाले कुल लपेटे गए चक्रों की संख्या, अगर हम निकालें इस बेलन के ऊपर जो तार लपेटा गया है उसमें कुल कितने चक्कर हैं, तो बेलन की ऊंचाई वटे तार का व्यास। समझ गए आप अच्छी तरह से? समझ गए आप अच्छी तरह से? तो यहां से लिख दिए बेलन की ऊंचाई, आप देख सकते हैं बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई है आपकी 12 सेंटीमीटर, सही है। तार का व्यास 3 mm। अब देखिए दोनों को एक ही में चेंज करना है, या तो दोनों को mm यानी मिलीमीटर में रखो, या तो दोनों को सेंटीमीटर में, सही है। तो यहाँ से इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर इसे मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसे और इसे दोनों को चेंज करना पड़ेगा, सही है। तो इसलिए एक को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसलिए यहाँ से 10 का जब हम भाग दे देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। समझ गए आप? तो ये यहाँ से हो जाएगा 0.3, तो ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 3 3 चक्कू 12 बराबर 40, सही है। तो कुल लपेटे गए चक्रों की संख्या कितनी है 40। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए? कोई समस्या हो बता सकते हैं। यहां तक आप, हमने तार को भी जो चित्र को भी बनाकर आपको अच्छी तरह से समझा दिया, सही है। फिर यहां से आप समझ गए, यानी जो हमारा बेलन है, बेलन के ऊपर जो हम तार लपेटेंगे तो कितने चक्कर लगाएंगे 40। जब हम 40 चक्कर लगाएंगे इस बेलन के ऊपर उस तार के, तो जो हमारा ये बेलन है वो पूरा तार से ढक जाएगा। जो हमारा बेलन है वो पूरा तार से ढक जाएगा। कब ढक जाएगा? जब हम 40 तार के चक्कर लगाएंगे। समझ गए यहां तक? सही है, 40 चक्कर। अब यहां से यदि हम निकालें तार की लंबाई, तार की यदि हम लंबाई निकालें कि तार की लंबाई कितनी है, सही है। तो तार की लंबाई जिसे हमने बताया कि निकालते हैं, जिसे अगर हम लपेटेंगे बेलन के ऊपर तो एक वृत्ताकार जैसा बन जाएगा, सही है। और वृत्ताकार हमने लंबाई बताया था, उसकी टोटल निकालना चाहें, जिसे आपका वृत्ताकार खेत है या वृत्ताकार ग्राउंड है, उसके एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी वही तो लंबाई हो जाएगी। ये उदाहरण के तौर पर समझा, ये आपका वृत्ताकार खेत है, सही है, या जो भी है। यहां से हमने तार लगाना स्टार्ट किया और एक चक्कर लगाकर यहां पर तार आ गए। तो हम ये पूछे तार की लंबाई कितनी है, तो क्या करेंगे, हम इसकी परिधि निकालेंगे 2πr, जहां पर r जो है इसकी त्रिज्या है, सही है। तो ये जो हम निकालेंगे तार की लंबाई, जो एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर में यानी एक बार लपेटने में तार की कितनी लंबाई, कितना लंबा तार जो है वो एक बार में आ जाता है। जब हम एक चक्कर लगाते हैं पूरा बेलन का उस तार से, तो कितनी लंबाई उसमें आती है। तो यहां से वही परिधि निकाल लेते हैं। देखिए, तो देख सकते हैं एक बार लपेटने में तार की कुल लंबाई, एक बार जो हम बेलन के ऊपर तार लपेटेंगे कितनी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि हम बेलन के ऊपर लपेटेंगे, सही है। तो बेलन के आधार की परिधि, और बेलन का आधार आपको मालूम है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमने आपको बताया 2πr होता है, जहां r जो है वो
त्रिज्या होती है। सही है, तो ये हो जाएगा 2 और पाई की वैल्यू रखो तो रख दो, या 2 पाई और इंटू आर। यहाँ बेलन की बात कर रही है तो बेलन की त्रिज्या आप देख सकते हैं, बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है। ऊपर आप देखेंगे ये बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, तो ये आपका आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। सही है, यहाँ से पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7। सही है, वो आगे हम रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अगर रखना चाहो तो यहाँ पर रख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 22/7, तो 22.220/7 सेंटीमीटर। 7 का भाग देकर इसे दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक बार लपेटने में जब हम एक चक्कर लगाएंगे बेलन का उस तार से, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 220/7 सेंटीमीटर। सही है, और उस बेलन के ऊपर चक्कर टोटल कितने लगे हैं वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। कितने लगे हैं 40। कितने चक्कर लगे हैं 40। अब यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम एक चक्कर लगाते तो तार की कितनी लंबाई हो जाती है इतनी। चक्कर उसके ऊपर टोटल कितने लगे हैं 40, तो 40 बार जो लपेटने में तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी यहां से लिखेंगे, इसलिए 40 बार लपेटने में तार की कुल लंबाई शॉर्ट में हमने लिख दिया, आपको पूरा लिखना है। समझ में आ रहा है यहां से अच्छी तरह से। सही है, एक बार लपेटने में कितनी है आप देख सकते हैं, 40 चक्कर लगाए तो 40 बार में 40 इंटू 220/7। सही है, तो यहां से ये कटेगा तो नहीं, तो डायरेक्ट इसका गुणा कर लेते हैं। देखो ये 0 2 0 तो हो ही जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8800/7 सेंटीमीटर। 40 बार तार जो हमने लपेटा है बेलन के ऊपर उसकी कुल लंबाई, यानी हम तार की कुल लंबाई निकालें, जो तार हमारा कितना है जो बेलन को ढक लेगा। जब बेलन पूरा ढक जाएगा तार से तो कितनी लंबा तार होना चाहिए, वो 8800/7 सेंटीमीटर। सही है, यहां से अगर हम दशमलव में निकालना चाहें तो इसे दशमलव में भी निकाल सकते हैं। समझ गए यहां तक अच्छी तरह से? कोई समस्या हो तो बता देना तुरंत। सही है, तो ये हो जाएगा यहां से आपका। यदि इसे आप निकालना चाहते हैं दशमलव में तो आप दशमलव में भी निकाल लीजिए। तो दशमलव में निकालने के लिए इसमें 7 का भाग दे दीजिए। तो जब आप दशमलव में निकालेंगे, जब 7 का भाग देंगे तो आपका इतना आ जाएगा 1257.14, यानी 14 सेंटीमीटर। सही है, इसे मीटर में अगर चेंज करो तो 100 से भाग दे देंगे तो आपका वही आ जाएगा 12.57 मीटर। सही है, यहाँ से चेंज करना चाहो। समझ गए यहाँ तक? अब आगे आप ऊपर देख सकते हैं, हम यहाँ से निकालेंगे तार का आयतन, क्योंकि हमें तार का द्रव्यमान निकालना है, और द्रव्यमान निकालने के लिए क्या निकालेंगे, आयतन इंटू घनत्व। सही है, हम तार का आयतन निकाल लें और आयतन में घनत्व का गुणा कर देंगे, हमें द्रव्यमान मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सूत्र लगाया तार का आयतन। तार आपने पहले ही आपको बताया था, तार में कुछ व्यास मोटाई यदि है, तार में यदि कुछ मोटाई है तो तार आपका बेलन के आकार का हो जाएगा। तो उसका डायरेक्ट भी हम सूत्र लगा सकते हैं, बेलन का πr², h, या इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू तार की लंबाई। बात वही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल πr², और इंटू लंबाई चाहे एल करो या लंबाई को हम ऊंचाई वही, तो πr² h आपका हो जाएगा। सही, बेलन का सूत्र लग जाता है। तो देखो चाहे तो ऐसे लिखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालेंगे πr²। आर आप देख सकते हैं तार का व्यास दिया गया है। सही है, तो हमने त्रिज्या यहां से निकाल ली है, तो ये हो जाएगा इंटू तार की लंबाई हम ऊपर निकाल चुके हैं। सही है, इसका मान रख दिया 22/7। आप देख सकते हैं यहां से 22/7, ये स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया इंटू ये। सही है, समझ गए यहां तक? इसके आगे आप देख सकते हैं ये सभी का ऊपर ये 22 इंटू ये गुणा बटे 7, सभी का गुणा कर लेंगे ऊपर और 7 का भाग दे देंगे, तब आपका आ जाएगा 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए आप? यहां पर हमने ये डायरेक्ट कर दिया, आप गुणा करेंगे। सही है, आप सभी का गुणा करेंगे, करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं करके। वैसे आप हाथ से गुणा करो तो जो है दिमाग से करो, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि परीक्षा में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपकी आदत बिगड़ जाएगी, तो इसलिए आप जो है अपने दिमाग से और पेन कॉपी से करें इसे। सही है, सभी का 22 इंटू 15 सभी का गुणा कर दो, 1 2 3 4 और 5 6 अंक बाद में दशमलव लगा देना, जो भी है 7 का भाग दे देना, तो आपका इतना ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमें तार का द्रव्यमान निकालना है, तो हम आपको बता चुके हैं, तार का द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन तो हमने ये निकाला है, आप देख सकते हैं। सही है, घनत्व तो आपका ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं आप, दिया गया है, तो उसका हमने गुणा कर दिया है। गुणा किया तो आपका आ गया है 789.41 GM यानी ग्राम।
सही है। तो ये अतः तार की लंबाई हम ऊपर निकाल चुके हैं 1257.14 सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान 789.41 ग्राम है। समझ गए आप अच्छी तरह से। कहीं पर किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, एक एक पॉइंट आपको इतनी बारीकी से समझाया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सही है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गणित में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, कर्ण के अतिरिक्त जो भुजाएं दी गई हैं 3, 4, इसमें लंब और आधार दिए गए हैं। या लंब आप 3 मानो तो आधार 4 हो जाएगा, यदि आधार 3 मानो तो लंब 4 हो जाएगा, लेकिन कर्ण के अतिरिक्त ये भुजाएं दी गई है, इनमें से कर्ण कोई नहीं है दोनों में से। सही है। को उसके कर्ण के परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो भी उपयुक्त लगे प्रयोग कीजिए। यानी जहां पर जैसे अगर कोई कट रहा है सही से तो 22/4 रख दीजिए, अगर कोई दशमलव में है नहीं कहीं सोल्यूशन हो रहा है सही से तो जो है 3.14 भी रख देंगे, जहां पर जैसा हमें सही लगेगा वो रखेंगे। सही है। तो पहले तो एक चित्र बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसे जो है हम कर्ण के परिता घुमा देंगे। सही है। तो देखिए, तो अब चित्र की तरफ गौर करेंगे अच्छी तरह से। सही है। चित्र की तरफ सही समझो इसे, चित्र को, बस कुछ है ही नहीं। ये देखो ए बी और सी। सही है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। वैसे हम समकोण त्रिभुज इस टाइप से इसे बना लेते हैं। सही है। ये ए, ये बी और ये सी, इस प्रकार से इसे कर्ण के परिता घुमाना, यानी इधर इस प्रकार से पलटना है। सही है। तो जब हम कर्ण के परिता पलटेंगे तो हमारा जो है चित्र वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये सही है। जो बी है वो इधर पलट के आ जाएगा, यानी जो 90 अंश वाला कोण है वो ये आ जाएगा। सही। तो इसे हमने डी डाल दिया। ये सही। इसी प्रकार से देखो आपका ये बन जाएगा। जब हम इन्हें ये मिला देंगे ये, तो ये देखिए इस और ये देखिए 2 शंकु बन गए। एक ये बन जाएगा आपका सी डी बी, ये ऊपर वाला। सही। और ये कहीं नीचे वाला बन गया है। इसी प्रकार से देखिए इसे हमने चित्र को थोड़ा चेंज कर दिया है। चित्र वही है, हमने समकोण त्रिभुज जैसे हम ए बी सी इस प्रकार से बनाते हैं तो उसी प्रकार से बनाया है चित्र। सही है। थोड़ा बनाने में चेंज कर दिया है। तो देखिए आप ए बी सी, जिसका बी जो कोण है वो समकोण है, कोण बी जो है वो समकोण है। तो ये समकोण 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ए सी आपका कर्ण हो जाएगा। सही। ये एक 3 भुजा एक 4। अगर हम ए सी निकालना चाहें तो यहां से देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सही है। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम है ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सही है। तो ए सी तो हमें निकालना ही है, बराबर ए बी आप देख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस बी सी आप देख सकते हैं 4 का वर्ग। तो ये ए सी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होता है, 3 3 9 प्लस 4 चक्कू 16। सही है। तो ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो ये ए सी बराबर √25। तो यहाँ से निकालें ए सी बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। वैसे तो यहाँ से ±5 निकलेगा, लेकिन यहाँ पर भुजा की बात है और भुजा ये दूरी है, भुजा दूरी तो है। सही है। तो ये कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसलिए ए सी हमारा जो ये ए सी निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। समझ रहे आप। सही है। ए सी इसका कर्ण है, कर्ण के परिता जब हमने पलट दिया, हमने बताया बी जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये 90 है इसके सामने हो जाएगा। सही है। तो देखिए ये 90 यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, जब हमने इसे पलटा है तो इसे हमने नामकरण डाल दिया डी। सही है। इस प्रकार से ये आपके 2 शंकु बन गए, एक आपका ए डी ओ बी, ये ऊपर वाला शंकु बन गया है। सही। और एक आपका ये नीचे शंकु बन गया। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। सही है। ये आपके बन जाएंगे। देखिए जब इधर इस प्रकार से यहाँ इसे पलटेंगे, ये इसे पलटेंगे तो देखिए ये भुजा इधर आ जाएगी। जब ये 3 है तो ये भी आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो पलटेंगे तो देखिए बी जो है वो यहाँ पर आ गया, ये भुजा यहाँ पर। सही है। और ये भुजा पलट के यहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। सही है। तो यहाँ से ये एक आपका ये हो जाएगा इतना शंकु। सही। एक ये नीचे हो जाएगा। समझ गए आप अच्छी तरह से। हमसे पूछा गया है द्विशंकु, जो द्विशंकु बनेंगे यानी 2 शंकु बन गए हैं, इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
सही है। इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखेंगे, अगर हम निकालना चाहे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच। सही है, यही तो होता है शंकु का आयतन, यही होता है। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए जब हम ऊपर वाले शंकु की बात करेंगे तो देखिए ए डी बी, देखिए आधार वही है। सही है, देखो वीडी आधार है, चाहे ऊपर वाले शंकु की बात करो चाहे नीचे वाले शंकु की बात करो, आपका आधार यानी व्यास वही है, त्रिज्या सेम होगी। सही है, त्रिज्या आपकी सेम होगी। तो देखिए ये ए ओ और ओ सी, ये ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें यहां से नहीं मालूम है। देखिए यहां से आपको ये देखना है, ए ओ इसकी ऊंचाई हो जाएगी और इसकी ओ सी। सही है, तो ए ओ और ओ सी ये तो हमें टोटल मालूम है 5 है, लेकिन ये हमें यहाँ से त्रिज्या नहीं मालूम है। सही, ना तो इस शंकु की ना इस शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है, व्यास एक ही है बी डी। सही है, और जब तक त्रिज्या नहीं मालूम होगी तब तक हम आयतन निकालेंगे कैसे, समझ रहे यहां से। तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी डी ओ निकालो चाहे बी ओ निकालो, किसी भी एक में देख लो। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से सही है, किसी भी एक में देख लो, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। हमें यानी चाहे तो ये डी ओ निकाल लो चाहे वी ओ निकाल लो, कोई भी एक निकालना है, यानी हमें त्रिज्या निकालनी है। सही है, तो त्रिज्या देखिए हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम निकालें समकोण त्रिभुज ए वी सी का क्षेत्रफल, इसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल या ए डी सी का क्षेत्रफल। सही है, बात वही है, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, चाहे तो ए बी सी का हो, सही है, और चाहे ए डी सी ए बी सी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए हम बात कर रहे हैं ए बी सी की, सही, चित्र में देखेंगे ध्यान से, ए बी सी, तो इसके लिए आपका आधार हो जाएगा ए सी, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपकी हो जाएगी ओ बी। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कोई समस्या हो तुरंत आप जो है हमें बता देंगे, समझ रहे, किसी प्रकार की यदि आपको कोई भी समस्या है तो तुरंत बताएंगे। तो समझ रहे हैं यहां तक आप अच्छी तरह से। सही है, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ए बी सी, इसके लिए यदि माने आधार आपका हो जाएगा ए सी, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सही, तो ऊंचाई आपका हो जाएगा ओ बी, इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। यदि हम इसी प्रकार फिर लिखे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आपको पूरी लाइन लिखनी है। सही है, यही पूरी लाइन लिखनी है। तो आपका देखिए 1/2, देखिए आपका ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये 90 है। यदि हम इसे मानते हैं आधार, तो देखिए ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी भाई। यदि हम इस प्रकार से ये बनाते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज है। सही है, क्योंकि तो कर्ण है एसी आपका, तो ये एसी तो आपका देखिए कर्ण हो गया एसी, और ये वी हमने मान लिया ये आपका है। तो देखिए हम इसे आधार मानते हैं तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। यदि हम इसे आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई है, तो हमने इसे आधार मान लिया है तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आधार आपका हो जाएगा वी सी इंटू ऊंचाई आपकी हो जाएगी ए बी, इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कहीं पर कोई समस्या हो तुरंत बताना। समझ रहे हैं आप। देखिए यदि हम बात करते हैं ए बी सी, इसकी इस प्रकार से, सही है, इस त्रिभुज की यदि हमने मान लिया इसका आधार ये है, सही, ये हमने मान लिया ये लंब डाल दिया है, देखो यहाँ पर, सही है, ये ओ बी जो है इस पर लंब डाला गया है। तो ये इस प्रकार से यदि हम देखें तो देखिए अगर हम मानते हैं ए सी आपका ये आधार है तो ऊंचाई ओ बी हो जाएगी। यदि हम इस प्रकार से देखें, इसकी बात ये जो ओ बी आपका है, ओ बी को कैंसिल कर दो, ओ बी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ओ बी को हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, सिंपल जो है त्रिभुज बना लिया ए बी सी, जैसे हमने ये बनाया है, सही है, जिससे हमने ये बनाया है। तो यहां से यदि हम बात करें तो 1/2 आधार ए बी और इंटू ऊंचाई बी सी, या आधार बी सी इंटू ऊंचाई ए बी हो जाएगा। और यदि हम इसी में इस प्रकार से ये कर देते हैं तो इसके लिए यदि ये आधार है तो ऊंचाई ये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। सही है, यहाँ पर ये जो हमने चित्र में आपको बताकर समझाया है, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। नहीं समझे तो देख सकते हैं। देखिए यदि हम बात करें सिर्फ ए बी सी की, सिर्फ हम बात करें ए बी सी की, इसकी हम सिर्फ बात करें ए वी सी, ये आपका 90 है। सही, यदि हम इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार यदि इसका ए बी है तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी बी सी। सही है, यदि ऊंचाई बी सी है तो ये 1/2 बात वही है, बी सी तो आधार आपका हो जाएगा ए बी। सही है, और इसी प्रकार यदि हमने ये जो है इस पर लंब डाल दिया तो ये देखिए अब हम इसकी बात करें तो आधार ये यदि हमने मान लिया ए सी,
आधार आपका मान लिया AC और इस पर ये लंब है इस प्रकार से, तो ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, इसे अगर हमने O डाल दिया तो O भी ऊंचाई हो जाएगी। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? सही है। तो दोनों देखिए ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 AC इंटू OB बराबर 1/2 VC इंटू EB। सही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। AC आपको मालूम है कितना है, आप देख सकते हैं हमने निकाला था ऊपर 5 है, इंटू OB तो हमें निकालना ही है, बराबर VC आप देख सकते हैं, BC आपका है 4 इंटू AB आपका है 3। सही है। तो यहाँ से यदि हम निकालें OB, ये हो जाएगा 4 × 12/5। यदि इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 2 बच्चे दशमलव लगाएंगे, 5 चक्कू 20, तो 2.4 सेंटीमीटर। OB जो आपका आएगा वो आएगा 2.4 सेंटीमीटर और OB ही जो है वो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, चाहे पहले शंकु की बात करें और चाहे दूसरे शंकु की बात करें, चाहे पहले शंकु की बात करें चाहे दूसरे शंकु की बात करें। सही है, बात वही है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहां से किसी प्रकार की कोई आपको समस्या तो है नहीं, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहां तक समझ गए? तो चलिए अब हमें निकालना है जो द्विशंकु बन रहा है उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से लिखेंगे द्विशंकु का आयतन, तो यहां से आप देखेंगे पहले इसे हमने कैंसिल कर दिया, पहले हमने लिख लिया है शंकु फर्स्ट या सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं, पहले शंकु या दूसरे। सही है। शंकु 1 की त्रिज्या R1 बराबर, बात वही OB कितनी 2.4 सेंटीमीटर। शंकु 2 की त्रिज्या R2, वो भी OB ही है, हम आपको बता चुके हैं, वो भी 2.4 सेंटीमीटर। सही है। और यहाँ से देखेंगे शंकु 1 की ऊंचाई जो आपकी हो जाएगी H1, वो आप देख सकते हैं ऊपर ये चित्र में देखेंगे, यहाँ से इसकी हम बात करें, देखो चाहे तो शंकु ये ऊपर वाला शंकु इसकी बात करें तो इसकी भी त्रिज्या वही हो जाएगी OB। सही है। और चाहे तो ये जो दूसरा शंकु नीचे वाले इसकी बात करें, इसकी भी त्रिज्या वही हो जाएगी OB। सही है। ये हमारा पहला शंकु है। इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें, यदि हम ये AO को निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा। सही है। तो इसे इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी विधि से आपको बता देंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इतना कि ये जो पहला शंकु है इसकी ऊंचाई ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी AO। सही है। AO ऊंचाई हो जाएगी पहला, इसलिए हमने H1 मान लिया, दूसरा H2 मान लिया। ये दूसरे वाले की ऊंचाई क्या हो जाएगी OC। अगर AO और OC को निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं, 2.5 निकल के आ जाएगी, जो भी निकल के आ जाएगी उसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा और हम जो है शॉर्ट में बता देंगे। निकालेंगे तो सवाल आपका बड़ा हो जाएगा। सही है, समझ गए आप? तो इसलिए हमने लिख लिया शंकु 1 की ऊंचाई H1 बराबर AO और शंकु 2 की ऊंचाई H2 बराबर OC। हमने निकाली नहीं है यहाँ से, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहां से मैं द्विशंकु का आयतन निकालना है, यानी शंकु 1 का आयतन, शंकु का आयतन हमने आपको बताया 1/3 पाई R² H। तो R1 है R1² H1 प्लस ये हो जाएगा 1/3 पाई R2² H2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? देखिए 1/3 और पाई तो कॉमन है। सही है, समझ गए आप? R1² आप देख सकते हैं वो भी सेम ही है। सही है। अगर उससे भी कॉमन लेना चाहो तो मिल जाएगा, पहले आप देखिए हम रख लेते हैं। तो यहां पर बचा है R1² H1 प्लस R2² H2, यही तो बचा है। यहां से आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई। देखिए R1 भी आपका भाई OB है, कितना है 2.4 स्क्वायर, और H1 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, AO लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सही है। इंटू ये आपका हो जाएगा AO प्लस ये आपका हो जाएगा R2 भी है भाई, इंटू ये आपका हो जाएगा OC। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो तुरंत आप बताएंगे, किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या है। यहां तक आप समझ गए? तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई, और अगर देखिए कॉमन लेना चाहे तो आप ध्यान से देखें, आपसे आपको मिल जाएगा 2.4 का स्क्वायर। देखिए मिल रहा है? तो यहां देखिए आपका बचेगा AO प्लस OC बचेगा, इसलिए हमने H1 नहीं निकाला था। देखिए अब हमें मालूम, तो ये तो आपका हो जाएगा 1/3 और पाई की वैल्यू रख दीजिए, जो कटेगा तो नहीं। सही है। तो इंटू यहाँ पर हमने लिख दिया 3.14 स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4
4। सही है। और AO प्लस OC, इसे हम लिख सकते हैं AC, लिख सकते हैं। आप अपने चित्र में देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सही है। कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो ये देखिए हो जाएगा, ऊपर तो आपको ये 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू AC आपका है 5 और वटे नीचे आपका है 3। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जो है तुरंत आप बताएंगे। सही है, समझ रहे हैं आप। किसी प्रकार की कोई अगर आपको समस्या है तो आप बताएंगे। यहां तक आप समझ गए। अब बस कुछ है ही नहीं, यहां से जो है ऊपर सभी का आप कर लीजिए गुणा, ऊपर सभी का कर लीजिए गुणा और 3 का जो है आप इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए सभी का गुणा करते हैं कितना आ जाएगा। तो यहां समझ गए आप। देखिए सभी का जब ऊपर गुणा कर लेंगे, गुणा करके आप देखेंगे तो आ जाएगा 90.432। 3 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 30.144। सही है, 2 अंकों तक रखना है तो आपका आ जाएगा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए। ये द्विशंकु का आयतन आ जाएगा। समझ गए यहां तक। अब हमें निकालना है द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी निकाल लीजिए, वेरी सिंपल है। तो भाई हमने यहां से लिख दिया द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु फर्स्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु सेकंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर, R1 R2 हमने माना है, वैसे R सिंपल ला लो तब भी काम चल जाएगा क्योंकि R सेम है। सही, चाहे पहले शंकु की त्रिज्या की बात करें वो भी R है और चाहे दूसरे शंकु की त्रिज्या की बात करें वो भी R है। तो हम पाई R ही लिख सकते हैं और R1 R2 हमने मान लिया तो पाई R1 मान लो। सही है, L1 प्लस ये हो जाएगी पाई R2 L2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता देना। सही है। तो यहां से देखिए पाई तो कॉमन मिल जाएगा, या सभी की वैल्यू रख दीजिए पहले। ये हो जाएगा 22/7 रख दो, या दशमलव में रखनी है तो 3.14। तो ये हो जाएगी 3.14 इंटू R1 आपका वही 2.4 इंटू L1। आप देख सकते हैं L1 और L2, L1 और L2 देखेंगे। ऊपर वाला आपका L1 है, चित्र मैंने बताया था। सही है। चित्र में आप देखेंगे ऊपर वाला जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये चित्र गौर करेंगे ये। सही, पहले वाले शंकु की बात करें तो इसका देखो ये त्रिज्या तो एक ही है। सही है, चाहे R1 R2 लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट R ही मान सकते हैं तब भी लग जाएगा और अच्छा लगेगा इससे। सही है, कॉमन लेने में सही रहेगा। R ही मानो इसे, R1 R2 मत मानना। यहाँ पर जैसे हमने ये R1 R2 लिखा है, यहाँ से ये पहले की शंकु त्रिज्या R1 R2। सही है, ये R ही R आप कर लेना, यहाँ पर भी R कर लेना, यहाँ पर भी R। तो यहाँ पर ये सिंपल हो जाएगा आपका, जो कॉमन लेकर जल्दी सोल्व हो जाएगा और सरल सवाल हो जाएगा। सही है। और सभी H1 H2 L1 L2 मानना है, लेकिन R तो आपका सेम ही है तो उसे R ही रहने दें। तो ये हो जाएगा L1 आपका हो जाएगा 3 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया 3.14 और इंटू L2 आपका हो जाएगा 4। सही है। तो ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 2.4, तो कॉमन है, बच्चा है 3 प्लस 4। सही है। तो यहाँ से जो है इसका गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। चाहे तो सभी का गुणा कर दीजिए आपस में, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 2.4 और इंटू 4 3 7। सभी का आपस में गुणा कर दें तो ये आपका आ जाएगा 52.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है। सही है, 75 52। सही है, ये आपका आ जाएगा। समझ गया आप। और देखिए यदि हम डायरेक्ट R मानते हैं तो इसे हम लगाते हैं, ये आपका हो जाता है पाई R L1 प्लस पाई R L2। सही है। तो यहाँ से हम पाई R तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है L1 प्लस L2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से, यहाँ से देख लो। सही है। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, ये 3.14 इंटू ये होता है 2.4 और ये 3 प्लस 4। तो ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 2.4 और इंटू 4 3 7 बराबर ये आ जाता है 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है बात भाई। यदि हम R मानते, R1 R2 ना मानते। समझ गए आप अच्छी तरह से। ये जो है द्विशंकु का हमने निकालिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आया है 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और द्विशंकु का आयतन आया था 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 को आप देख सकते हैं, गणित में भी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया गया एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर है। सही है। ये टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी वही गहराई दी गई है। सही है। में 12
यहां से आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर है तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहले हमें निकालना है टंकी का आयतन। टंकी का आयतन यानी भाई आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, सही है। टंकी आपके भाई जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाए, ऊंचाई यानी भाई गहराई, सही है, तो आपका भाई घनाभ जैसी टंकी बन जाएगी तो LBH सूत्र लग जाएगा। समझ गए आप अच्छी तरह से। फिर टंकी में पानी का आयतन दिया ही गया है। फिर हम निकाल लेंगे टंकी में भरी जाने वाली जो है ईंटों का आयतन। कुछ भी नहीं है, टंकी के आयतन से जो है वो पानी का आयतन घटा दीजिए, निकल के आ जाएगा, सही है। और छिद्र वाली ईंटें पूछी गई है कितनी है, तो मान लेते हैं माना उसमें छिद्र वाली ईंटें जो है वो n है या जो भी है उदाहरण के तौर पर, तो n ईंटों का आयतन निकालेंगे। वहां से जो है उसका 1/17 भाग निकालकर और आसानी से निकाल लेंगे। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो दिया गया मैंने पहले वो लिख लिया। टंकी की लंबाई L बराबर 150 सेंटीमीटर, टंकी की चौड़ाई B बराबर 120 सेंटीमीटर, टंकी की गहराई जिसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं 110 सेंटीमीटर, पानी का आयतन आपका दिया गया 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब, ईंट की लंबाई स्मॉल l जो है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 7.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जिसे मोटाई भी कह सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर। समझ गए। यहां से यदि हम निकालें टंकी का आयतन तो यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। टंकी का आयतन आपको मालूम है, टंकी आपके घनाभ के आकार की हो जाएगी जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई दी गई है, सही है। तो आपका हो जाएगा LVH। तो L आपका है 150 इंटू V 120 इंटू 110, तो ये करेंगे गुणा 1 2 3 तो 0 आ जाएंगे, 15 12 11, सही है। तो ये गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब, 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आ गया है वो टंकी का आयतन आ गया है। किसका आयतन आया है, ये टंकी का आयतन आया है। समझ गए आप अच्छी तरह से। यहाँ से आप देख लीजिए ये जो आया है वो टंकी का आयतन आ गया है 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। पानी का आयतन आपके क्वेश्चन में दिया गया है, पानी का आयतन ये दिया गया अपने क्वेश्चन में, देख सकते हैं, सही है। यहां से अगर हम निकालें टंकी में भरी जाने वाली ईंटों का आयतन, टंकी में भरी जाने वाली ईंटों का आयतन, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। लिख दो टंकी में भरी, तो यहां से देख से सही है भरी जाने वाली ईंटों का आयतन, तो क्या हो जाएगा टंकी का आयतन माइनस पानी का आयतन। टंकी का आयतन आप देख सकते हैं क्या 19,80,000 माइनस पानी का आयतन कितना है 1,29,600, यही तो है, आप देख सकते हैं, सही है। तो यहां से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं तो आपका आ जाएगा 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहां से आपका आ जाएगा। जब 19,80,000 में से हम 1,29,600 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है टंकी में भरी जाने वाली ईंटों का आयतन आ जाएगा, टंकी में भरी जाने वाली ईंटों का आयतन। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से, एक एक पॉइंट बारीकी से आप समझेंगे, सही है। अब यहां से हम मान लेते हैं माना जो है छिद्र वाली ईंटों की संख्या n है, जो छिद्र वाली ईंटें हैं जो पानी को सोखती हैं, तो हमने मान लिया माना छिद्र वाली ईंटों की संख्या n है। तो यहां से देखिए मान लेते हैं माना छिद्र वाली ईंटों
की संख्या n है या संख्या बराबर n। सही है, तब यहां से निकालेंगे, तब n ईंटों का आयतन, n ईंटों का आयतन। अब देखिए, यदि हम एक ईंट का आयतन निकालना चाहें तो देखिए, ईंट की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है, जिसे टंकी का आयतन निकाला था, तो LBH आ जाएगा। सही, यहां से n ईंटें हैं। अब देखिए, अगर हम एक ईंट का निकालें तो हो जाएगा आपका LVH। 2 ईंट का निकालें तो 2 का गुणा कर दो, 3 ईंट का 3 का गुणा, 4 ईंट का 4 का गुणा, क्योंकि ये एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। सही है, तो एक ईंट का आयतन निकालेंगे LBH। 3 का निकालो, 3 का गुणा, 10 का निकालो, 10 का गुणा। हमें ये मालूम ही नहीं है ईंटें हैं कितनी, हमने माना n, तो यहां पर n का गुणा कर देते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से? तो ये हो जाएगा n इंटू L आपका है 22.5 इंटू V आपका है 7.5 इंटू ये आपका है 6.5। सही समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की कोई समस्या तो बता देना। जो हम इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1096.875। सही, और n है तो n इसे लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे आप? ये आपका आ जाएगा। सही है, 1096.875 n, क्योंकि n का गुणा है तो n तो वैसे ही चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये n ईंटों का आयतन आ गया। एक ईंट का आयतन आ जाएगा 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब, एक ईंट का आयतन आएगा। सही है, 1096.875। 2 ईंटों का 2 का गुणा, 3 ईंटों का 3 का गुणा, n ईंटों का निकालना है तो इसमें हमने n का गुणा कर दिया। समझ रहे आप अच्छी तरह से? और आपके क्वेश्चन में दिया गया है, जो एक ईंट है, प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 जो है वो पानी सोख लेती है। सही है, इसलिए n ईंटें कितना सोख लेंगी, तो यहां से पहले तो लिख लेते हैं चूंकि। सही है, तो यहां तक आप देख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का जो है वो 1/17 पानी सोख लेती है, इसलिए n ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन यानी 1/17 इंटू n का आयतन कितना हमने निकाला था, ये ऊपर गुणा कर दिया, तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं n/17, क्योंकि n का 1 में गुणा कर दिया। सही है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। सही है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, जो हमने निकाला है टंकी में भरी जाने वाली पानी का आयतन, टंकी में भरी जाने वाली ईंटों का आयतन कितना निकाला था, वो आप देख सकते हैं, निकला था 18,50,400। सही है, प्लस n ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन निकाला है n/17 इंटू 1096.875। सही है, बराबर n ईंटों का आयतन कितना है, 1096 इंटू 875 n। समझ रहे आप अच्छी तरह से? यहां तो कोई समस्या नहीं है। सही है, ये आपका हो जाएगा। बस यहां से हमें n का मान निकालना है, क्योंकि ईंटों की संख्या निकालनी है जिसे हमने n माना है, तो बस आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कुछ है ही नहीं, वेरी सिंपल है। सही है, इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने इधर ही रखा, ये आपका हो जाएगा 18,50,400। ये आपका हो जाएगा 1096.875 n माइनस ये हो जाएगा n/17 और इंटू ये 1096 इंटू 875। समझ रहे आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है तुरंत बता देंगे। सही है, तो यहां से देखिए, ये आपका हो जाएगा 18,50,400। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? एक एक पॉइंट जो है बारीकी से समझते रहें, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता देना। यहां से देखिए आपका क्या कॉमन है, यहां से आपका 1096.875। सही है, और n कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ तो देखिए चला गया, 1 बचा है माइनस, यहाँ पर ये चला जाएगा तो बचेगा 1/17। 17 से 1 गया, 16/17, तो ये आपका हो जाएगा 18,50,400 और ये 1096.875 n इंटू 17 से 1 गया, 16/17। सही है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता देना। यहाँ से देखिए, यदि हम निकालें n बराबर, अब देखिए यहीं पर आप अच्छी तरह से समझेंगे, यदि हम निकालें यहाँ से n बराबर, तो देखिए ये जो भाग में है वो पहुंचेगा गुणा में, और जो गुणा में पहुंचेगा भाग में।
सही है। तो n बराबर यहाँ से निकाला, जो गुणा में देखिए पहले तुमने ये लिख लिया है ऊपर 18,50,400। सही है। अब जो ऊपर गुणा में था वो तो आ गया भाग में, और जो भाग में था वो पहुंच गया ऊपर। सही है। और जो ऊपर गुणा में था ये आ जाएगा 1096.875 और इंटू 16। समझ रहे आप अच्छी तरह से? यहां पर समझ गए? बस यहां पर समझ गए तो कोई समस्या है ही नहीं। ऊपर का गुणा कर दीजिए, 17 का गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो और बस भाग दे दो, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। सही, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर नहीं कर सकते कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे जो भी आएगा। सही है। जिस बराबर में इसका गुणा जो भी यहाँ पर किया है, जो भी आया उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से लिख लेंगे। सही है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, लिख लेंगे। बाद में चाहे तो डायरेक्ट भाग दे देना, ये दशमलव हटाकर ऊपर 0 बढ़ा लेना, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। सही है। तो हम यहाँ पर जब डायरेक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1792.41। सही है। ये आपका आ जाएगा। ईंटों की संख्या पूछी गई है तो वही आपकी हो जाएगी लगभग 1792। सही है। तो अतः जो है टंकी में ईंटों की संख्या कुल कितनी है, कितनी ईंटें डाली जाए, 1792। तो वो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः टंकी में जो है वो 1792 1792 ईंटें डाली जाए। समझ रहे आप अच्छी तरह से? समझ में आ गया? कहीं पर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे, हम इसे पुनः समझा देंगे। यहाँ पर गुणा भाग करके इतना तो कैलकुलेशन आप सॉल्व कर ही सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। सही है, वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते वो भी हमें बता दीजिए, तो हम अगले वीडियो में इसे डिस्कस करके इसे समझा देंगे। सही है, समझ में आ गया? अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसे सही से समझेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। सही है। तो जो दिया गया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं जो दिया गया था, पहले मैंने वो लिख लिया है। 15 दिनों के एक नदी की घाटी में हुई वर्षा आपके क्वेश्चन में दिया गया, 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। से हम मीटर में जब चेंज करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, 0 0 कट गया, 1 अंक बाद दशमलव यानी 0.1 मीटर। सही है। घाटी का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 97,280 किलोमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। सही है। क्वेश्चन में आपका 7,280 दिखाई दे रहा है, वहां पर मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में। सही है। यहाँ पर मिसप्रिंट अपनी आप बुक में देख सकते हैं, सही होगा। आदि बुक में भी गलत हो सकता है, क्योंकि जहाँ से ये हमने फोटो खींचकर लगाई है क्वेश्चन में, जिस बुक से, उस बुक में जो है ये जो लिखा था वो 7,280, लेकिन जब हम इससे सॉल्व करते हैं तो इसका जो है आंसर नहीं आ रहा है। सही है। फिर जब हमने दूसरे बुक में देखा तो वहां पर था 97,280, और जो 97,280 से हम इसे सॉल्व करते हैं तब इसका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, जो आपके बुक में दिया गया है बिल्कुल सही आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 7,280 से सॉल्व करेंगे तो आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो आंसर नहीं आता है। सही है। तो ये मिस प्रिंट हो गया। 97,280 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, आपको मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सही है। 1000 यानी 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन स्क्वायर है तो 3 दूनी 6 जीरो आगे बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने बढ़ा दिया, तो पहले था। सही है। मीटर स्क्वायर। नदी की लंबाई दी गई है 1072 किलोमीटर, मालूम है आपका 1000 यानी 3 जीरो बढ़ जाएंगे। सही। मीटर चौड़ाई पहले से ये मीटर में दी गई है। यहां तक समझ गए आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। यहां तक आप अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है। सही है। तो हम यहां से निकालेंगे वर्षा के पानी का आयतन। वर्षा के पानी का आयतन, वर्षा के पानी का आयतन। तो यहां से आप देख सकते हैं वर्षा के पानी का आयतन, जो घाटी का क्षेत्रफल है वो कितना है, ये हमने यहां से निकाला है मीटर में। आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं 97,280 और 6 जीरो आपके। सही है। और इनटू जो घाटी में वर्षा हुई वो कितनी है, 0.1 मीटर। सही है। तो जब गुणा करेंगे भाई 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी 1 जीरो यहां से हट जाएगा।
सही है, तो ये आपका हो जाएगा 97,280 और ये 1 2 3 1 2 मीटर क्यूब। समझ रहे हैं आप? यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी दशमलव के बाद जीरो, ये दशमलव 1 जीरो हट जाएगा। देखो ये 7 जीरो है तो 6 जीरो रह गए। ये वर्षा के पानी का आयतन आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप अच्छी तरह से? सही है। अब हम निकालते हैं एक नदी के पानी का आयतन। आपके क्वेश्चन में 3 नदियां दी गई हैं, तो यहाँ पहले हम निकालते हैं एक नदी के पानी का आयतन। पानी का आयतन कितना निकलेगा? एक नदी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी गहराई दी गई है। लंबाई आपकी दी गई है 1072 इंटू चौड़ाई 75 और ऊंचाई 3। सही है। इन सभी का गुणा कर लीजिए। गुणा तो आप कर ही लेंगे, कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, गुणा आप करके देख लेते हैं, गुणा करके देख सकते हैं, मीटर क्यूब। सही है। एक नदी के पानी का आयतन आ जाएगा। सही है। नदियां 3 दी गई हैं, तो यहां से निकाल लो तीनों नदियों के पानी का आयतन। तीनों नदियों के पानी का आयतन। सही है। तो यहां से गुणा कर दो 3 का। एक नदी के पानी का आयतन ये इतना निकल के आया है, आप देख सकते हैं। तो 3 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो आसानी से यहाँ पर 3 का गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, मीटर क्यूब। इतना आ जाएगा ये। सही है। तो ये हमने निकाल लिया तीनों नदियों के पानी का आयतन। सही है। यहाँ पर देखिए ये गलती हो गई, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। सही है। 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 72 36 और ये 5 मीटर। सही है। समझ गए? यहाँ पर देखो एक नदी के पानी का आयतन, एक देखो नदी की ये लंबाई दी गई है। सही, किलोमीटर में था, हमने मीटर में चेंज किया। चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों का गुणा कर दिया, तो ये आपकी निकल के आई है। यहाँ से आप गुणा कर सकते हैं। सही है। ये इतनी निकल के आई है। यहाँ एक नदी की 2 की निकालने, 2 का गुणा कर दो, 3 का निकालना है, 3 का 4 का निकालना, जितने का निकालना है हमने 3 का निकालना है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पर ये गलती हो गई थी, तो 3 का करो। देखो ये 0 तो वैसे ही उतर आएंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 36, इतना आपका आ जाएगा। सही है। ये आपका आ जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में अपने देखेंगे, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी। जो तीनों नदियों के पानी का हमने ये योग निकाला है, तीनों नदियों को, कितना निकल के आया है ये। सही है। और कुल वर्षा आपकी ये है। तो देखिए ये समतुल्य है या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो उसमें क्वेश्चन में था वो सही है। यहाँ पर आपको जो है ये 7280 ही रखना है, तब देखिए इसका सही होगा। सही है। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन में दिया भी गया होगा, आप अपने गणित में देखेंगे। ये नहीं, ये आपका है 7280। सही है, 7280। और देखिए देखो 15 दिनों में एक नदी के घाटी में हुई वर्षा 10 सेंटीमीटर दी गई, इसे मीटर में चेंज कर लिया 0.1। सही है। घाटी का क्षेत्रफल आपका दिया गया 7280, हमने ये 97 लिख दिया था, वही गलत हो गया। सही है। तो यहाँ से ये 9 को हटा दो। जो किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर से आपको मालूम है 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर होता है। सही है। और किलोमीटर जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर में करना है, तो यहाँ पर 1000 इंटू 1000। सही है। समझ रहे आप? तो देखिए ये 7280, अब मीटर स्क्वायर है तो देखिए 1000 ये हो गया, 1000 ये। सही है। डबल हट गया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा घाटी का क्षेत्रफल, जो कितना आया है ये आया है। सही है। नदी की लंबाई ये किलोमीटर में दी गई, हमने मीटर में चेंज कर लिया 1000 का गुणा करके, ये तो मीटर में दी गई है। समझ रहे यहाँ तक? इसके बाद आप देखेंगे वर्षा के पानी का आयतन, यदि हम निकालना चाहें वर्षा के पानी का आयतन, तो वर्षा के पानी का आयतन यानी घाटी का क्षेत्रफल आपका कितना था, ये 9 काटेंगे। सही है। ये आपका था इतना। सही है। और इंटू ये आपका 15 दिनों में जो वर्षा हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं जो 15 दिनों में वर्षा हुई है वो हमने ऊपर निकाला था, ये है। सही है। और ये हमने घाटी का क्षेत्रफल निकाला है। तो देखिए घाटी के क्षेत्रफल में 15 दिनों में जो वर्षा हुई है उसका गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। सही है। ये आपका निकल के आएगा। अब एक नदी के पानी का आयतन,
यहां से हमने देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा किया, इतना निकल के आ रहा है। तीनों नदियों का यदि हम निकालें तो ये निकल के आ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इसके समतुल्य है या नहीं है। योग के समतुल्य यानी बराबर नहीं पूछ रहा है, बराबर का मतलब बिल्कुल बराबर। यदि इसका निकल के आया, तीनों नदियों का हमारा निकल के आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 72 करोड़ 36 लाख ये निकल के आया है। 72 करोड़ 36 लाख ये तीनों नदियों के पानी का आयतन निकल के आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समतुल्य है, यानी इसके समतुल्य होना चाहिए। बराबर का मतलब यह है कि जो वर्षा का पानी निकला है, जो वर्षा के पानी का आयतन, वो भी हमारा 72 करोड़ 36 लाख निकलना चाहिए। लेकिन समतुल्य का मतलब इसके समान होना चाहिए, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, इसके समतुल्य। तो आप देख सकते हैं तीनों नदियों के पानी का आयतन हमारा निकल के आया 72 करोड़ 36 लाख, सही है, मीटर क्यूब। और ये हमने निकाला है, ये भी आप देख सकते हैं यहां से वर्षा के पानी का आयतन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 72 करोड़ 80 लाख ये हमारा जो निकल के आया है वो निकल के आया 72 करोड़ और 80 लाख मीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है ये इसके समतुल्य है या नहीं है। तो देखो समतुल्य है, आप देख सकते हैं, सही है। ये भी 72 करोड़ 36 लाख, ये 72 करोड़ 80 लाख, थोड़ी अंतर है, सही है दोनों, यानी ये तो है नहीं, ये 72 करोड़ है और ये यहाँ पर 73 करोड़ होता या 78 करोड़ होता, यानी ये भी 72 करोड़ है और ये भी 72 करोड़ है, देख सकते हैं आप, सही है। ये भी 72 करोड़ है, ये भी 72 करोड़, ये 72 करोड़ 36 लाख, ये 72 करोड़ 80 लाख। तो यहाँ पर बराबर की बात नहीं की गई, समतुल्य की बात की गई। समतुल्य यानी थोड़ा कम ज्यादा भी होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पर ये 72 करोड़ है और यहाँ पर ये 75 करोड़, सही है, या यहाँ पर ये आपका आया है 72 करोड़ 36 लाख, यहाँ पर आ जाए 95 लाख 80 लाख, सही है, 95 करोड़ 80 लाख, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। समतुल्य का मतलब थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, यानी ये 72 करोड़ 36 लाख, ये 72 करोड़ 80 लाख, सही है। अगर करोड़ की बात करें तो ये भी 72 करोड़ में है, ये भी 72 करोड़ में है, सही है। तो इसके समतुल्य आया है, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं पुनः एक बार, देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल आपका दिया गया 7,280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग, जो कुल वर्षा हुई है, कुल वर्षा लगभग तीनों नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी। तो यह निकालना है, उसके समतुल्य थी। और एक नदी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो यहां से आप समझ सकते हैं, सही है। ये पुनः हमने निकाल लिया है, जो वर्षा दी गई थी उसे मीटर में चेंज कर लिया, फिर जो क्षेत्रफल दिया गया था उसे मीटर में, सही है। फिर ये हमने वर्षा के पानी का आयतन निकाल लिया, फिर हमने ये एक नदी का आयतन निकाला, तीनों नदियों का आयतन निकाला। तो हमने देखा है जो वर्षा का आयतन है वो है 72 करोड़ 80 लाख और जो तीनों नदियों का निकल के आया है वो 72 करोड़ 36 लाख, यानी जो है दोनों आपस में समतुल्य है, देख सकते हैं, सही है, बराबर नहीं कह सकते हैं, समतुल्य है, समझ गए आप। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 को आप देख सकते हैं अपने गणित में, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीन की बनी एक तेल की कुप्पी, टीन की बनी एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति, तो ये आकृति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यदि आकृति ना बनी होती तब भी वेरी सिंपल था, हम आपको सिखा देते आकृति कैसी बनाई जाएगी। और इसमें तो कुछ करने की बात ही नहीं है, इसमें तो बना है। नीचे आप देख सकते हैं ये जो आपकी आकृति बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे देखो ये बेलनाकार है और ऊपर देखो शंकु के छिन्नक, क्योंकि आपको मालूम है छिन्नक किस प्रकार का होता है, हमने बताया था, सही। जो शंकु होता है ऊपर नोक जैसी होगी, लेकिन छिन्नक में नोक नहीं होती है, दोनों उसके ऊपर और नीचे के सिरे जो होते हैं वो वृत्ताकार होंगे, सही है। तो ये आकृति को आप देख सकते हैं। तो चलिए आकृति को आप देखकर बना लीजिए, हम भी बना लेते हैं और जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो यहां से आप गौर करेंगे, पहले तो चित्र की तरफ आप देख सकते हैं, चित्र आपका बना हुआ है तो उसमें कुछ देखने की बात नहीं है, आप बना ही सकते हैं, सही है। फिर जो दिया गया है, देखिए छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या, ये व्यास दिया गया 18, त्रिज्या आदि 9 हो जाएगी,
सही है। और छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या आपको पूरा लिखना है, ये डैश नहीं करना है। तो निचले भाग की त्रिज्या ये देख सकते हैं, निचला भाग यही तो है, जो बेलन का व्यास होगा वही इसका होगा। सही है, 8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4। सही है, R1 R2 हमने मान लिया। बेलनाकार भाग की त्रिज्या R बराबर वही हो जाएगी, देखो बेलनाकार यही तो है बेलन। सही है, तो बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो ये 4 सेंटीमीटर दोनों बराबर, तो इसे हम R2 भी लिख सकते हैं। सही है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो R2 भी लिख सकते हैं, इसे लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये 10 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं दी गई है आपकी आकृति में। सही है, छिन्नक की ऊंचाई टोटल जो आपकी कीप है टीन की जो आकृति है, टोटल ऊंचाई दी गई है 22 से ये इतनी हम बेलन की घटा देंगे तो ऊपर जो हमारा छिन्नक है वो कितना बचेगा 12 निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ से टोटल 22 है, 22 से ये जो हम ये 10 घटा देंगे तो ये जो हमारा इतना बचेगा, ये यहाँ से ये कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। 12 और 10 22 हो जाएगी टोटल, समझ गए आप। तो वो हमने यहाँ से लिख दिया है 12 सेंटीमीटर। सही है, छिन्नक क्योंकि हम इस मान चुके इसलिए कैपिटल एच मान लिया। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का हमने सूत्र बताया था h² प्लस, इससे तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है h² प्लस R², और छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती हैं तो ये हो जाता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सही, कैपिटल एच माना इसलिए हमने इसे कैपिटल एच कर दिया। तो कैपिटल एच की वैल्यू आप देख सकते हैं 12 है, 12 इसका स्क्वायर, R1 की वैल्यू 9 माइनस R2 की वैल्यू 4। सही, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144 आप देख सकते हैं। सही है, 9 से 4 जाएगा 5 तो 5 का वर्ग 144, 5 का वर्ग होता है 25, 144 25 जोड़ेंगे तो शायद आ जाएगा 169, 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जो छिन्नक की आपकी तिर्यक ऊंचाई आई है, जो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई वो आपकी आई है 13 सेंटीमीटर। कितनी आई है 13 सेंटीमीटर, समझ गए आप अच्छी तरह से। छिन्नक जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई आई है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ रहा है इसके बनाने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये आकृति आपकी है, जो ये कीप आपकी है टीन की, इसे बनाने में, तो देखिए इसे बनाने में आकृतियां कितनी हमारी प्रयोग हुई है, इसे बनाने में आकृतियां हमारी 2 प्रयोग हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं छिन्नक और नीचे आप देख सकते हैं बेलन। ऊपर आप देख सकते हैं छिन्नक और नीचे आप देख सकते हैं बेलन। तो इस आकृति को बनाने में जो प्रयुक्त चादर हुई है, जो चादर का प्रयोग हुआ है, यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलनाकार जो भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का जो है सूत्र लगा दो, वैल्यू रख दो और उसे सॉल्व कर लो, आसानी से जो है आंसर आ जाएगा। समझ गए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं टीन के चादर का क्षेत्रफल हमने बताया छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने सम का बताया था πr/l, इसमें 2 होता है तो πr1 प्लस R2l और इसका तो 2πrh होता ही है। समझ गए आप। तो यहां से देखिए सभी की वैल्यू रख दीजिए, और अगर कॉमन लेना चाहो तो आपको देखिए कॉमन भी मिल रहा होगा, पाई कॉमन मिल रहा है टोटल से, तो यदि लेना चाहो तो पाई को हमने टोटल से कॉमन ले लिया। यहाँ बचा है आपका R1 प्लस R2l प्लस यहाँ पर बचा है 2RH। सही है, तो यहाँ से सभी की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7, R1 प्लस R2l, R1 आप देख सकते हैं 9 प्लस R2 आपका है 4 और इंटू L आपका निकला है 13 प्लस 2 इंटू ये R आप देख सकते हैं R आपका निकला है 4 और इंटू H आपका दिया गया है 10। समझ रहे आप अच्छी तरह से। कहीं पर कोई समस्या हो आप तुरंत बताएंगे। सही है, तो ये हमने रख दिया 22/7 और ये 9 4 हो जाएंगे 13 इंटू ये तो 13 दिए गया है प्लस ये गुणा करेंगे, देखो 4 दूनी 8 दशामन 80। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। सही है, किसी प्रकार की कहीं पर यदि आपको कोई परेशानी महसूस होती है, कोई समस्या होती है तो आप बताएंगे तुरंत। ये तो आपका हो जाएगा 22/7। सही है, और ये हो जाएगा 13 13 169 प्लस 80, तो ये तो आपका हो जाएगा 22/7 इंटू इसे जोड़ दो 9 और 8 से 14 के 4 हासिल 1 249। सही है, देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 3 21 3 बचे 39, 7 से नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो देखिए इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 249/7। सही है, 22 और 249 का आपस में गुणा कर लीजिए, 22 और 249 का देखिए क्या आता है।
तो गुणा करके आप देख सकते हैं, जब 22 का गुणा करेंगे 249 में आपका आ जाएगा 5478, 5478। 7 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 782.57 यानी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। यदि इसे सही बटे भिन्न के रूप में निकालना चाहते हैं तो ये आपका आ जाएगा 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। यदि इसे सही बटे में निकालना चाहते हैं तो इतना आ जाएगा, यदि आप इसे दशमलव में निकालना चाहते हैं तो इतना आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 को आप देख सकते हैं, गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। देख सकते हैं, शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के सूत्रों को सिद्ध कीजिए। सही है। शंकु के एक छिन्नक के लिए, यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको सूत्र बताया है, पाई r1 + r2l। सही है। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों सूत्रों को सिद्ध करना है। ये कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या करना है। सही है। पूर्व संकेतों का प्रयोग करते हुए, जैसे r1 r2 त्रिज्या मानते हैं वो r1 r2 मानना है। सही है। त्रिज्या ऊंचाई को l मानते हैं तो l मानना है। जो भी होता है सूत्र में वही मानना है। त्रिज्याओं को r1 r2 मानेंगे और त्रिज्या ऊंचाई को l मानेंगे। उसे मानकर फिर जो ये सिद्ध करना है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सूत्रों का निगमन करना है। तो चलिए देखिए, पहले चित्र को बना लेते हैं फिर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चित्र की तरफ ABC, ये हमने एक शंकु बना लिया। सही है। हमें छिन्नक, तो यहाँ से जो है ये हमने काटा और ये आपका छिन्नक बन गया, आप देख सकते हैं। सही। ऊपर का ADE उससे छोड़ दो, नीचे ये देख सकते हैं DE, ये BC, इतना देखो ये नीचे वाला छिन्नक बन रहा है। समझ लिया। सही है। क्योंकि हमें छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और समपृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को सिद्ध करना है, इसलिए हमने शंकु की देखो दोनों त्रिज्याओं को r1 और r2 मान लिया। निचले भाग की त्रिज्या को r1 और ऊपरी भाग की त्रिज्या को r2। सही है। छिन्नक की ऊंचाई को हमने h माना और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को हमने l मान लिया। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को जो है वो हमने क्या मान लिया, l मान लिया। सही है। यहां से समझ लिया आपने। तो वही मैंने लिख दिया है, माना ABC एक शंकु है जिससे एक छिन्नक बनाया गया है। ABC शंकु से एक छिन्नक बनाया गया है। माना r1 और r2 छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं हैं तथा l तिर्यक ऊंचाई और h जो है वो छिन्नक की ऊंचाई है। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। सही है। कोई समस्या तो है नहीं। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो बता सकते हैं। अब आप देखेंगे, अब आप देखिए त्रिभुज ABG, इतने की बात हो रही है। त्रिभुज ABG, त्रिभुज ADF। सही है। ये ABG ये वाला और ADF ये ऊपर, सही से देखना। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABG तथा त्रिभुज ADF में, ADF में आप देख सकते हैं DF समांतर VG, DF समांतर VG, समांतर है क्योंकि जब इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे, VC के समांतर ये हमने DE रेखा खींची तो भी तो ये आपका छिन्नक बनेगा। सही है। तो यहां से लिख सकते हैं DF समांतर BG। सही है। और जब समांतर है तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपके जो हैं त्रिभुज ABG समरूप त्रिभुज ADF, त्रिभुज ABG और ADF दोनों ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ गए यहां तक आप अच्छी तरह से। सही है। चित्र की तरफ गौर करेंगे तब देखेंगे ये समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो आपको मालूम है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होती हैं। तब आपका हो जाएगा DF/VG बराबर AF/AG बराबर AD/AB। आप देख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका DF/VG, संगत भुजाएं हैं AF/AG, आप देख सकते हैं AF/AG, और ये आपका हो जाएगा AD/AB।
सही है, यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत बता सकते हैं। सही है, यहाँ तक आप समझ गए। तो अब देखिए डीएफ देखेंगे अपने आप चित्र में, ये हमने इसे कर लिया है। डीएफ को आप देख सकते हैं, डीएफ को हमने क्या माना है, आप देख सकते हैं डीएफ ये त्रिज्या है छिन्नक की, और क्या है R2, तो ये हो जाएगा R2 अपान BG आप देख सकते हैं R1। AF आप देख सकते हैं AF, सही है, AF कितना है टोटल ऊंचाई। देखिए यहां से हमने छिन्नक की ऊंचाई मान ली है H, यहां से हमने छिन्नक की ऊंचाई को मान लिया है H। यदि हम टोटल ऊंचाई को H1 मान लें, टोटल ऊंचाई को, ये टोटल जो शंकु की ऊंचाई है इसे मान लें कि ये टोटल ऊंचाई आपकी H1 है या कैपिटल H है। टोटल ऊंचाई को जो है हम मान लें कैपिटल H। यहां से देखिए इस प्रकार से हम मान लेते हैं, ये जो टोटल आपकी ऊंचाई है, सही है, इसमें जगह नहीं है, यहां से आप देख सकते हैं ये जो टोटल इसकी ऊंचाई दी गई है शंकु की, ये सही है। इसे चाहे तो H1 मान लो, या इसे बड़ा है तो कैपिटल H मान लिया, यहां से आप देख सकते हैं ये, इसे हमने मान लिया कैपिटल H, सही है, टोटल ऊंचाई को। तो हम इस ऊपर वाले की बात करें, ये कितना बचेगा, देखो टोटल हमारा कितना है H, ये छिन्नक कितना है H, तो ये यहां पर बचेगा H माइनस H बचेगा, सही है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं टोटल ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये टोटल देखिए यहां पर जगह नहीं है, इसलिए आप अच्छी तरह से साफ और स्वच्छ चित्र बनाएंगे। इस टोटल ये जो शंकु आपका है ABC, सही है, जो शंकु है इस शंकु की हम मान लें तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L है, सही है। इस शंकु की हम मान लें कैपिटल, जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, जो आपका ये शंकु है ABC, इसकी यदि हम माने तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L है, तो देखिए ये तो स्मॉल L दी गई है, तो इसकी ऊपर वाले शंकु की बात करें ADF, तो इसकी ये कितनी बचेगी L माइनस L। समझ गए आप अच्छी तरह से? नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको पुनः समझा देंगे, सही है। देखिए यहाँ पर हम रफली बनाकर दिखा देते हैं आपको, जैसे ये है एक, ये आपका एक शंकु है, सही है, ये उदाहरण के तौर पर मान लिया ये जो है यहाँ पर ये शंकु है, सही है। इसे यहाँ से काट दिया, काटने पर ये छिन्नक बन गया, सही। इस शंकु की ये जो टोटल ऊंचाई है वो हमने मान ली कैपिटल H है, सही है, और ये जो टोटल तिर्यक ऊंचाई है वो कैपिटल L है, सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो छिन्नक है इसकी हमने मान ली ऊंचाई है H, तो ऊपर कितनी बची है भाई, टोटल हमारी है H, ये है H, तो ऊपर जो ये इतनी बचेगी ये बचेगी H माइनस H बचेगी। इसी प्रकार टोटल तिर्यक ऊंचाई है कैपिटल L, और ये इतनी हमने छिन्नक की मानी है स्मॉल L, तो जो ऊपर बचेगी वो कितनी बचेगी L माइनस L। समझ गए अच्छी तरह से? किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत बताएंगे बिना झिझके और बिना शर्माते हुए, सही है। तो यहां से आप देखेंगे AF को हम लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस H अपान AG तो आपका दिया गया है कैपिटल H, सही है, टोटल बराबर AD आप देख सकते हैं AD आपका है L माइनस L अपान AB आप देख सकते हैं AB आपका है कैपिटल L। समझ गए यहां से आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत बताएंगे। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए? तो यहां से आप देख सकते हैं, तो देखिए इसे तो हमने इसे लिख लिया R2 अपान R1 बराबर, इसे अलग अलग कर सकते हैं, ये H अपान H माइनस स्मॉल H अपान H, सही है, बराबर इसे भी L अपान L माइनस L अपान L। समझ गए यहाँ तक? तो ये तो आपका वही हो जाएगा R2 अपान R1 बराबर H से H ये कैंसिल, 1 बचेगा, 1 माइनस H अपान H बराबर ये भी 1 अपान L अपान L। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए? यहाँ तक तो कोई समस्या आपको है नहीं? यदि आपको किसी प्रकार की यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बताएंगे, सही है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ये तीनों बराबर आए हैं, यानी R2 अपान R1 ये इसके बराबर है, सही है, और इसी जो है इसके बराबर है। समझ गए आप? तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग बराबर हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये R2 अपान R1 बराबर 1 माइनस L अपान L, सही, क्योंकि ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं, तो किन्हीं हम दो को बराबर कर सकते हैं, चाहे इन्हें आपस में बराबर करो, चाहे इन्हें करो, चाहे इसे करो, चाहे इसे, सही है, तीनों आपस में बराबर है, तो किन्हीं दो को लेकर हम बराबर कर सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से? यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, सही है।
किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं तुरंत। तो इसलिए देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये इससे हम इधर लाएंगे L/L। देखिए माइनस में था, इधर लाए प्लस में हो गया, बराबर 1 इधर ही रहा। जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा R2/R1। समझ लेना यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ गए। इसे हम इधर लाए तो देखो माइनस में था प्लस का हो गया, ये 1 उधर ही रहा, उसे हम उधर ले गए, ये प्लस में था किस में हो गया, माइनस में हो गया। सही है। यहाँ से तो देखिए ये आपका हो जाएगा L/L बराबर, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे R1, ये भिन्न सोल्व करेंगे, कैंचीदार गुणा होगा तो ये हो जाएगा R1 - R2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई समस्या तो होगी नहीं। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। सही है। इस प्रकार इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर पलटना चाहें तो देखो इस प्रकार से। यदि ना पलटो, यहाँ से देखो हमें निकालना है कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे। सही है, तो कैंचीदार गुणा कर दो, मल्टी। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा L × R1 बराबर L × R1 - R2। सही है, हमें निकालना है कैपिटल L, तो देखो ये गुणा में भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L × R1 - R2। ये आपका आ जाएगा कैपिटल L की वैल्यू, L × R1 या R1 × L अपान R1 - R2। सही है, यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से? कोई समस्या तो होगी नहीं। समझ गए? अब देखिए हम निकालेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो है आप देख सकते हैं, चित्र में देखेंगे, ये जो आपका है छिन्नक, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो शंकु ABC जो आपका ये बड़ा टोटल शंकु है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और इससे जो ये ऊपर शंकु ADE बन रहा है इसका घटा दे तो इसका छिन्नक का आ जाएगा यहाँ से। समझ गए आप? तो यही हमें करना है। देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, हमने चित्र में दिखाया था, शंकु जो आपका बड़ा शंकु है ABC का क्षेत्रफल और माइनस जो ऊपर आपका शंकु है ADE उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, घटा देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आकृति में, ये हमने आकृति बनाई थी। सही है, इस छिन्नक का हमें निकालना है तो शंकु ABC इस टोटल शंकु का निकाल लो। सही है, और उससे ये ऊपर वाला जो शंकु AD है इसका घटा दो तो इसका निकल के आ जाएगा। सही है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको सूत्र बताया πr/L, लेकिन बड़े वाले के लिए L जो है वो कैपिटल है और छोटे वाले के लिए L L - L है। सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए शंकु ABC का यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा πr/L। तो देखिए R तो भाई R1 है, बड़े वाले के लिए R1 है। सही है, और L आपका जो है वो कैपिटल है। समझ गए आप? और माइनस इसका ऊपर निकालेंगे तो पाई, इसका R कितना है πr/L, तो इसका देख सकते हैं ऊपर वाले का R जो है वो है R2। सही है, और L क्या है L - L। समझ गए आप अच्छी तरह से? सही है, आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या तो आपको है नहीं। सही है, तो यहां से देखिए ये हमें छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सही है, और छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr1 + R2L, यही तो होता है। सही है, तो यानी जो कैपिटल L जो है, कैपिटल L को हमें हटाना है क्योंकि हमारा जो छिन्नक का होता है वो πr1 + R2L वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर जो कैपिटल L है उसे हमें हटाना है, उसकी जगह स्मॉल l लाना है। तो जो हम पीछे वैल्यू निकाल चुके हैं संबंध, वहां से कैपिटल L की वैल्यू हमने निकाली थी, ये आप देख सकते हैं कैपिटल L की वैल्यू ये हमने यहाँ से निकाली थी, इसे आप देख सकते हैं कैपिटल L की वैल्यू ये निकाली थी। सही है, ये रख देंगे सभी जगह। तो देखिए ये आपका हो जाएगा πr1, कैपिटल L की वैल्यू रख दो, क्या है R1 × L अपान R1 - R2। सही है, यही तो है, चाहे L × का गुणा में क्रम चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा -πr2, ये L की वैल्यू रख दो, L की वही है L × R1 या R1 × L। सही है, अपान R1 - R2। सही है, और माइनस L। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। सही है, यहाँ तक तो किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हुई होगी। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई और R1 ये हो जाएगा R1² L अपान नीचे तो वही हो जाएगा R1 - R2 माइनस।
सही है, ये ऐसे ही रहेगा पाई R2। पहले यहाँ से भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं, R1 माइनस R2 इसके नीचे वन मानकर, तो ये तो आपका हो जाएगा R1 इंटू एल माइनस ये हो जाएगा L इंटू R1 माइनस R2। समझ गया आपका, इसके नीचे वन कैंचीदार गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। सही है, तो ये आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एल अपान R1 माइनस R2 माइनस पाई R2, तो ये हो जाएगा R1 इंटू एल गुणा कर दो माइनस ये L इंटू R1 या R1 इंटू एल माइनस माइनस प्लस R2 इंटू एल अपान R1 माइनस R2। समझ गए यहाँ तक? सही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो आपका बचेगा ये पाई R1 स्क्वायर एल अपान R1 माइनस R2 माइनस ये आपका बचा है पाई R2 और यहाँ पर बचेगा R2 इंटू एल अपान R1 माइनस R2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। सही है, अब इसके आगे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एल अपान R1 माइनस R2 माइनस जब इसका गुणा करेंगे R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई R2 स्क्वायर एल अपान R1 माइनस R2। समझ रहे हैं यहाँ तक आप अच्छी तरह से? सही है, तो यहाँ से देखिए समान हर की भिन्न बन जाएगी, इससे एलसीएम ले लो R1 माइनस R2। समान हर है तो ऊपर वैसे ही उतर आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एल माइनस पाई R2 स्क्वायर एल। सही है, आप समझ गए आप अच्छी तरह से? ऊपर से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आपका मिल रहा है पाई एल, यहाँ पर बचा है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सही है, अपान ये नीचे आपका है R1 माइनस R2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई एल, तो आप ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा दो, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी यानी R1 प्लस R2, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी R1 माइनस R2 अपान नीचे बचा है R1 माइनस R2, तो ये कट जाएगा। सही है, तो आपका बचा है पाई एल और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। यही तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। सही, इसे सही से लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं पाई, और क्यों गुणा में है, गुणा में हम क्रम आगे पीछे भी कर सकते हैं, R1 प्लस R2 इंटू एल। ये आपको जो है प्रूव करना था, सिद्ध करके दिखाना था। सही है, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने सिद्ध करके दिखा दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हमें निकालना है शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुछ नहीं है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस उसमें ऊपरी और निचले आधार के क्षेत्रफल और जुड़ जाएंगे, बस जोड़ दो। सही, तो यहाँ से देख सकते हैं छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में यही अंतर होता है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वो उसके आधार ऊपर नीचे के छोड़ दिए जाते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय में यानी संपूर्ण पूरी आकृति का आधार भी ले लिए जाते हैं। तो वही हो जाएगा छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छिन्नक के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक के निचले आधार का, दोनों आधारों को सम्मिलित कर दीजिए, यही संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम निकाल चुके हैं पाई R1 प्लस R2 है। सही है, निकाल कर भी आपको दिखा चुके हैं और वैसे होता भी है, हमने कहा इसे याद कर लीजिए, प्लस छिन्नक के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए, चाहे वो छिन्नक का आधार हो, चाहे वो आपका शंकु का आधार हो, चाहे बेलन का आधार हो, चाहे वृत्त का आधार, बात वही है। सही है, जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, जहाँ R वृत्त की त्रिज्या होती है। यहाँ पर छिन्नक के ऊपरी आधार की बात की गई है, तो ऊपरी आधार की त्रिज्या को हमने क्या माना है, R2 माना है, R2 माना है, तो ये आपका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर प्लस निचले को R1 माना है, तो पाई R1 स्क्वायर। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? सही है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, किसी का भी आधार हो, चाहे वो छिन्नक का हो, चाहे वो शंकु का, बेलन का, किसी का भी आधार हो, आधार आपका वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए टोटल से पाई कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 एल प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? सही है, ये हो जाएगा। इसे आप सही से लिखना चाहें तो सही से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका पाई
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 इंटू एल। ये जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, समझ गए आप अच्छी तरह से किस प्रकार से हमने सोल्व किया, इसे कैसे सेट किया, वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई समस्या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, हम आपको पुनः समझाएंगे इस क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बनाकर। वैसे हमने ये सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित कर दिए हैं 13.5 के, लेकिन यदि इस वीडियो में इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर प्रश्न नंबर 6 जो है हमें समझ में नहीं आया, तो प्रश्न नंबर 6 का हम पर्सनल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो है ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और 50% के लगभग विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को तो प्रतिदिन पर डे देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हमारा कहना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा, आपके पास से तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आप उंगली टच करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन हमारा उससे बहुत ही हौसला बढ़ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सही है, तो चलिए अब देखो प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, गणित में भी आप अपने देख सकते हैं। सेम प्रश्न नंबर 6 की भांति है, वैसे ही चित्र बनेगा, सिर्फ उसमें वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों को सिद्ध करके दिखाया गया था, उनके सूत्रों का निगमन कराया गया था। इसमें आयतन का सूत्र जो है सिद्ध करके दिखाना है, आयतन के सूत्र को सिद्ध करना है, उसका निगमन करना है। वही दिया गया है कि शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र सिद्ध कीजिए। तो बिल्कुल चित्र जो है, आकृति आपकी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमने आकृति बनाया था, एक ABC शंकु लिया था। सही है, VC के समांतर एक DE रेखा खींची थी और उसके जो काटती थी उससे एक छिन्नक बनाया था। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को हमने L माना था, ऊंचाई को H माना था, त्रिज्याओं को R1 R2 माना था। सही है, वड़े जो छिन्नक था उसकी ऊंचाई को कैपिटल H माना था, इसकी तिर्यक ऊंचाई को कैपिटल L माना था। बिल्कुल आपको वही मानना है, वैसे ही आकृति बनानी है, कुछ नहीं करना है। उसके आगे जो आपको दिखाना है वो सिर्फ उसमें वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें जो है हमने क्या किया था, उसमें हमने L की वैल्यू निकाली थी, उसमें हमने कैपिटल L की वैल्यू निकाली थी। क्योंकि कैपिटल L की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय के लिए आपको मालूम है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL और छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 L। तो यहाँ पर L होता है, इसलिए हमें L की जरूरत पड़ेगी। L हमारा कैपिटल आता था, इसलिए हमने कैपिटल L की वैल्यू निकाल कर रख दी, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब इसका आपको मालूम होगा छिन्नक का क्या होता है, आयतन का सूत्र, सही हम आपको बता चुके हैं, और शंकु के आयतन का क्या होता है 1/3 पाई R² H, तो इसमें H जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हम कैपिटल H की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू निकालने के बाद उससे सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आपका आंसर जो है आ जाएगा। आपको मालूम है आपका छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सही है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले आकृति को बना लेते हैं, आकृति को आप भी बना लेंगे। प्रश्न नंबर 6 में जो हमने आकृति बनाई थी बिल्कुल वैसी ही वही आकृति को बनाना है आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले तो प्रश्न 6 की भांति सेम वही चित्र बना लिया। ABC आपका एक शंकु है, सही है, जिसकी ऊंचाई कैपिटल H और तिर्यक ऊंचाई L है। सही है, VC के समांतर एक DF जो है DE रेखा काटी, जिससे जो है एक छिन्नक बनता है। छिन्नक के ऊपरी और निचले भाग की त्रिज्या R1 और R2 मान ली। सही, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल L, ऊंचाई H, ऊपर H माइनस H बची है, ऊपर तिर्यक ऊंचाई L माइनस L बची है। सही है, वही लिख दिया। माना ABC एक शंकु है जिससे एक छिन्नक बनाया गया है, R1 और R2 छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं हैं, और H जो है ऊंचाई है, और ये L जो है वो तिरछी ऊंचाई है, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं। सही है, अब हम देखेंगे त्रिभुज उसी प्रकार ABG, त्रिभुज ABG तथा त्रिभुज ADE में। सही है, ADF में, वही ABG और ADF। सही है, इसमें देखेंगे, इसमें वही आपको करना है कि DF समांतर, आप देख सकते हैं VG, DF समांतर BG। सही है, जब ये समांतर है तो इसलिए दोनों त्रिभुज आपके कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABG समरूप त्रिभुज ADF, यहाँ तक आप समझ गए। सही है, और जब समरूप है तो आपको मालूम है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है वो कैसी होती हैं, समानुपाती हैं। तो ये हो जाएगा
डी एफ अपान वी जी। सेम प्रश्न उसी 6 की तरफ है, ए एफ अपान ए जी और ए डी अपान ए बी। सही है, समझ गए यहाँ तक आप अच्छी तरह से? सही है, सेम प्रश्न 6 की बात यहाँ तक अभी किया है, अभी तक कुछ किया ही नहीं है। जो प्रश्न नंबर 6 में किया था वही इसमें किया है, बिल्कुल सेम, वही चित्र वही लिखा है और वही किया है, अभी तक कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है। सही है, डी एफ आप देख सकते हैं, डी एफ को हमने क्या माना है, R2 अपान वी जी यानी R1 बराबर ए एफ आप देख सकते हैं H माइनस एच अपान ए जी आप देख सकते हैं कैपिटल H। सही है, बराबर ए डी आप देख सकते हैं, ए डी आपका है L माइनस एल अपान ए बी कितना है आपका कैपिटल L। सही है, ये भी किया था प्रश्न नंबर 6 में। उसके बाद आपको वही करना है, R2 अपान R1 बराबर इसे अलग अलग H अपान H माइनस H अपान H बराबर L अपान L माइनस L अपान L। सही है, ये भी किया था प्रश्न नंबर 6 में। तो ये तो हो जाएगा R2 अपान R1 बराबर ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस H अपान कैपिटल H बराबर 1 माइनस L अपान कैपिटल L। सही है, यहाँ तक जो है प्रश्न नंबर 6 में किया था। अब इसके आगे हमने क्या किया था, इसे और इसे ले लिया था। सही है, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को दर्शाना था, जिसमें हमें यल जरूरत होती है, एस तो होता नहीं है। सही है, जिसमें हमें यल जरूरत होती है, तो इसलिए हमने यल और आर की तुलना की थी। यहाँ से हमें आयतन के सूत्र का निगमन करना है। आयतन में आपको मालूम है एच होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, त्रिज्या और ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई नहीं होती है। तो यहाँ से हमें एच वाला लेना पड़ेगा, यानी ये और ये लेना पड़ेगा, यल वाले को हम छोड़ देंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो जिन्हें हम दो को चाहें उन्हें हम ले सकते हैं। तो यहाँ से इसे हम ले लिया, ये हो जाएगा R2 अपान R1 बराबर ये 1 माइनस H अपान कैपिटल H। सही है, क्योंकि हमें छिन्नक का आयतन निकालना है। छिन्नक के आयतन को हमने स्मॉल h माना है, जो क्या आएगा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 प्लस R1 इंटू R2। सही है, तो हमें स्मॉल h लाना है, क्योंकि हमने छिन्नक के उसे ऊंचाई को स्मॉल h माना है। कैपिटल H की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो निकाल लो। देखो ये आपका हो जाएगा H अपान H, जब इसे इधर लाएंगे 1 माइनस R2 अपान R1। यहाँ तक आप समझ गए? सही, इसे इधर लाए प्लस में हो गया, इसे इधर ले गए माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा H अपान H बराबर यहाँ से एलसीएम ले लिया R1, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? देखिए जगह नहीं तो हम यहाँ पर साइड में कर देते हैं, आपको इसके नीचे करना है। तो ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा H इंटू R1 बराबर ये हो जाएगा H इंटू R1 माइनस R2। सही, यहाँ से मैं निकालना है कैपिटल H, तो देखिए भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H इंटू R1 अपान R1 माइनस R2। सही, इसे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इंटू H, बात वही है, R1 माइनस R2। सही, गुणा में हम क्रम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये कैपिटल H की वैल्यू निकल के आ गई है। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है? ये कैपिटल H की वैल्यू निकल के आ गई है। यहाँ तक आप समझ गए आप? अब हमें किसका निकालना है? छिन्नक का आयतन निकालना है। अब आकृति में आप गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए, हमें इस छिन्नक का आयतन निकालना है, ये छिन्नक का। यदि हम ये हमारा जो शंकु है बड़ा वाला ABC, इस शंकु के आयतन से ये जो छोटा शंकु है ADE, इसे घटा दे तो छिन्नक का निकल आएगा। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल राइट है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। सही है, तो चलिए यही हम करते हैं। सही है, तो छिन्नक का आयतन यानी शंकु ABC का आयतन और शंकु ADE का आयतन। सही, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई। अब आप देख सकते हैं शंकु जो ABC है उसकी त्रिज्या क्या है? R1 है। सही है, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर और उसकी ऊंचाई को हमने कैपिटल H माना था, प्लस ये हो जाएगा 1/3 पाई और इसकी त्रिज्या क्या है? R2 है, R2 स्क्वायर और H क्या है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यही तो है यहाँ से। सही है, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? तो देखिए अब कॉमन क्या है? कॉमन हमारा है 1/3 पाई। सही है, तो यहाँ पर बचा है R1 स्क्वायर H प्लस यहाँ पर बचा है R2 स्क्वायर H माइनस H। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहाँ तक तो आपको कोई समस्या है नहीं। सही है, अब यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 1/3 रखो या गुणा कर देंगे एक में, तो पाई/3। ये आपका हो जाएगा R1 स्क्वायर इंटू कैपिटल H की वैल्यू हमने निकाली थी। क्या निकल के आई थी? हमने कहा था चाहे R1 इंटू H लिखो या H इंटू R1, वही है R1 इंटू H, क्यों गुणा में क्रम चेंज कर सकते हैं। सही है, और अपान R1 माइनस
R2। सही, ये ध्यान रखना, ये प्लस ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। यहाँ से जो है वैल्यू रख दो H की। H की वैल्यू है R1 इंटू H अपान R1 माइनस R2। सही है, माइनस ये जो है H दिया गया है। समझ गए यहाँ तक आप? तो ये आपका हो जाएगा पाई अपान 3, गुणा कर दो तो ये आपका हो जाएगा R1 क्यू H अपान R1 माइनस R2। समझ रहे आप अच्छी तरह से? हो जाएगा प्लस ये आपका R2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ से जो है इसे भिन्न को सॉल्व करो, ये हो जाएगा R1 माइनस R2, इसके नीचे 1 माना। सही, गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा R1 इंटू H, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ये आपका हो जाएगा H इंटू R1 माइनस R2। समझ रहे आप? सही है, सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दो, कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो ये आपका हो जाएगा R1 क्यू H अपान R1 माइनस R2 प्लस ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। सही है, और यहाँ से ये बचेगा R1 इंटू H, गुणा कर देंगे माइनस R1 इंटू H प्लस ये हो जाएगा R2 इंटू H अपान R1 माइनस R2। समझ गए? H का गुणा कर दिया इसमें अंदर से ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा पाई अपान 3। आप अच्छी तरह से समझते रहे, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप बता देना। तो ये हो जाएगा R1 क्यू H अपान R1 माइनस R2 प्लस, सही है, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, और यहाँ पर ये बचा है R2 इंटू H अपान R1 माइनस R2। समझ रहे आप अच्छी तरह से? यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। सही है, तो ये तो आपका हो जाएगा पाई अपान 3, ये आपका हो जाएगा R1 क्यू H अपान R1 माइनस R2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा R2 क्यू H अपान R1 माइनस R2। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा पाई अपान 3। देखो, अगर कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन यदि लेना चाहो तो देखो ऊपर से क्या मिल जाएगा, H कॉमन मिल जाएगा। सही है, तो यहाँ बचेगा R1 क्यू अपान R1 माइनस R2 और प्लस R2 क्यू अपान R1 माइनस R2। समझ गए यहाँ से? सही है, तो ये आपका हो जाएगा पाई H अपान 3। यहाँ से समान हर की भिन्न को सॉल्व करेंगे, R1 माइनस R2 को एलसीएम लेंगे, समान हर है तो ऊपर ये बचेगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए? कोई समस्या तो यहाँ तक होगी नहीं। सही, किसी प्रकार की यदि कोई समस्या है यहाँ तक आप बता सकते हैं। यहाँ तक यदि आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप जो है तुरंत बताएंगे, सर यहाँ तक हमें ये समझ में यहाँ पर नहीं आया है। सही है, इस स्टेप तक समझ में आ गया? तो ये देखेंगे, ये आपका हो जाएगा पाई H अपान 3 R1 क्यू प्लस R2 क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक में हो जाएगा A प्लस बी, तो यानी R1 प्लस R2। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से आप अच्छी तरह से देखेंगे। सही है, और ये हो जाएगा। देखिए ऊपर से एक गलती की है, यहाँ से आपने अगर ध्यान होगा तो यहाँ से देखें ऊपर ही से, सिर्फ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई है, लेकिन गलती तो बहुत बड़ी है, लेकिन है थोड़ी सुधारने में जो है जल्दी आ जाएगी। कुछ इसमें मिस्टेक करने की जरूरत नहीं, कुछ इसमें ना काट पीट कुछ नहीं होगा। सही, इसमें हमें काटना कुछ नहीं पड़ेगा। गलती तो बहुत बड़ी है लेकिन देखने के लिए छोटी है। देखिए, जब हम छिन्नक का आयतन निकालेंगे, हमने आपको बताया था ये, जब हम इस छिन्नक का आयतन निकालेंगे यानी बड़े वाले शंकु के आयतन से छोटा वाला शंकु घटा देंगे तभी तो इसका निकलेगा। सही है, यानी ये जो बड़ा है शंकु, इससे इस छोटे वाले का घटा देंगे, इसका निकल आएगा छिन्नक का। सही है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जोड़ दिया है, हमें बड़े वाले से छोटा वाला घटाना है। सही है, तो यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर ये हम प्लस करते आए वहाँ पर हमें माइनस होगा, क्योंकि बड़े वाले से जब हम छोटा वाला घटाएंगे तब हमारा छिन्नक का निकलेगा, यदि हम जोड़ देंगे तब तो बहुत हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से ये जहाँ प्लस हुआ है तभी तुमने कहा है गलती तो वैसे बहुत बड़ी है। सही है, क्योंकि गणित में है क्या, गणित में सिर्फ ये तो है ही, प्लस माइनस का तो सब खेल ही है। अगर प्लस की जगह माइनस कर दिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस कर दिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो है इसमें प्लस माइनस थोड़े डिफरेंस, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। सही है, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी R1 माइनस R2, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी कहो और चाहे बी स्क्वायर
प्लस AB, सही है। और नीचे तो आपका है R1 माइनस R2। समझ गया आप अच्छी तरह से? तो ये कट भी जाएगा, सही है। AQ माइनस BQ का क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, AQ माइनस BQ। एक कोष्टक में A माइनस B, दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, सही है। ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, सही है। क्यों, क्रम गुणा और प्लस में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं, सही है। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा पाई H/3, और यहाँ पर ये बच्चा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये बच्चा है, सही है। अब इसे जो है सही से लिख दीजिए जैसे आपका सूत्र लिखा होता है। सूत्र आपका कैसे होता है, 1/3 पाई, सही है, H, और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, सही है। ये हो जाएगा। इसे और चेंज करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू H, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि संग का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 1/3 तो ये रहेगा छिन्नक में भी, सही। R की जगह हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, H की जगह H, सही है। तो चाहे इस टाइप से रखो, चाहे इस टाइप से रखो, और चाहे इस टाइप से रखो। ये जो है यही हमें सिद्ध करना था कि जो है छिन्नक के आयतन के सूत्र का निगम कीजिए, आयतन के सूत्र को सिद्ध कीजिए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप बता सकते हैं, सही है। यहाँ से जो है हमने ये छिन्नक का आयतन सूत्र लगाया। छिन्नक का आयतन यानी शंकु, बड़े वाले शंकु का आयतन, उससे छोटे वाले शंकु का आयतन घटा दीजिए, सही। घटाने के बाद ये जो है हम इसमें सोल्व करते गए। यहाँ से थोड़ी हमसे मिस्टेक हुई थी, यानी प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस लग गया था, सही है। आंसर नहीं आता तो हमने उसमें माइनस में सुधार कर सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आपको मालूम है आपके 13 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अगला आपका चैप्टर है 14वां, सांख्यिकी, सही है। तो अगले वीडियो में सांख्यिकी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमारा फिर आपसे कहना है कि 50% विद्यार्थी, 49.2% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को तो पर डे देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो आप उसे कैसे देख सकेंगे। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करके हमें बताते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो है ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर, नई एक्सरसाइज, नए क्वेश्चन के साथ।